कैसे हो सब लोग। आज की सेशन में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के। और इस टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट सेशन है और इसमें हम देखते हैं पूरे केमिस्ट्री को ही कंप्लीट कर देंगे। ये मैराथन टाइप में हो जाएगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। पहला टॉपिक आता है पदार्थ। पदार्थ क्या है? तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। पदार्थों के गुण, दिखावट, ये सारा जो डाटा है सब एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है, एनसीईआरटी के डाटा हैं। और बता दें सीटेट में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो बेहिचक इसको एक बार या दो बार ज़रूर देखिएगा और एग्जामिनेशन में फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। तो दिखावट, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की युक्ति होती है वे प्रायः धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक को खो देती हैं, द्युत विहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। हमें केवल ताजे कठोर पृष्ठों पर ही द्युत दिखाई देती है। कठोरता, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी क्या है? कठोर है। विलेय अथवा अविलेय के आधार पर कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। ये पदार्थ जल में विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक एक गिलास में विलोपित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता क्या होता है? तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी का गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, उसे हम अल्प पारदर्शी या पारभासी कहते हैं। अब देख लेते धातु और अधातु। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। धातुओं का वह गुण जिनसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, वे ध्वनिक कहलाते हैं। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा का तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें समानता वे गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़ों की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाता है। यह ध्वनिक नहीं है, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक है। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सभी क्या है? तो अधातु हैं।
सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। नरम धातु कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद हैं किसके? धातु के। कॉपर में भी जंग लगता है। कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कॉपर में जो जंग लगता है वो किस रंग का हो जाता है? तो हरा। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। सोडियम धातु बहुत अपक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अपक्रिया करता है। अपक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में संचित क्या रखा जाता है? सोडियम धातु। अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला छोड़ने पर इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए हमेशा किस में रखी जाता है? जल में। एक अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। जिंक और कार्बन आयरन से अधिक अपक्रियाशील है। अधातु जिसका बैंगनी रंग विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। आगे देखते हैं ऊष्मा। किसी वस्तु की गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। अब देखते हैं तापमापन। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर जिससे शरीर के ताप को मापते हैं और यह सेल्सियस पर अपना यूनिट दिखाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर 35 से 42 क्वेश्चन याद रखना कितने कितने के बीच में? तो 35 से 42 के बीच में ही तापमान को मापता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 से 42 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। इसका थर्मामीटर का परिसर कितना है? तो 35 से 42 यानी अधिकतम और न्यूनतम। आगे है प्रयोगशाला तापमापी। अन्य वस्तुओं के अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी। यह -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। यह कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला में। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से के अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, आयरन तथा कॉपर। और जो पदार्थ जाने नहीं देते ऊष्मा को आसानी से उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी कुचालकों का ऊष्मारोधी भी इसे कहा जाता है। जल तथा वायु ऊष्मा के क्या हैं? कुचालक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद रखना। जल तथा वायु क्या है? तो ऊष्मा के कुचालक हैं। जब जल को गर्म करते तो ज्वाला के पास का गर्म जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान घेरने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर उठता है तथा आसपास के जल
फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। इसी को ऊष्मा स्थानांतरण की विधि को संवहन विधि कहते हैं। कौन सी विधि? संवहन विधि। सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। इसको याद रख लेना। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में क्या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। सॉरी दोस्तों, मोबाइल गिर गई थी। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का तापमान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्या कहलाती है? क्षारकीय कहलाती है। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अब देखते हैं अम्ल किस में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिरके में। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो खट्टे फलों। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो दही में। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आंवला या सिट्रस फल में। टार्टरिक अम्ल क्या है? तो इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सभी में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्षार का नाम किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो चूने का पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो खिड़की के कांच आदि में पाए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रश्न पूछा जाता है कि खिड़की कांच को साफ करने के लिए किस क्षार का प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो साबुन है। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो साबुन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम क्या है? दूधिया मैग्नीशियम। नेक्स्ट टाइप है लिटमस। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो मतलब सैक से निष्कासित किया जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है।
जिन्हें हम लिटमस कहते हैं। याद रखना है, अम्लीय है तो लाल से जो है नीला से लाल हो जाता है, और क्षार है तो लाल से नीला हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। आगे है उदासीनीकरण। ये क्या है? तो जब किसी अम्ल विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन दूसरे को उदासीन कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अम्ल प्लस क्षारक बनाएंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट टाइप है भौतिक परिवर्तन। तो पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, बादलों का बनना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो भौतिक परिवर्तन के। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, यानी ऐसा परिवर्तन जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि लोहे के कुछ टुकड़े कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो इसे पूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे पूछा जाता है। तो अगर जंग लग जाती है लोहे में तो वजन कैसा हो जाएगा? भारी। और इसमें रासायनिक परिवर्तन एक बार चेंज हो जाता है तो दोबारा उसमें नहीं आता है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन, ये सभी में क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे से जंग से बचाना, तो जंग से बचाने के लिए उसमें हम क्या कर देते हैं? पेंट कर सकते हैं, या लोहे के ऊपर क्रोमियम और जस्ता यानी जिंक की या किसी जैसी धातु की परत चढ़ा दिया जाता है, तो भी जो है लोहे से जो है जंग से बचाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, समुद्र की लहर से प्राप्त ऊर्जा, ये सभी कौन सा हो जाएगा? तो अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा। और दूसरा समाप्त होने वाली ऊर्जा जैसे वन्य जीव, पेट्रोलियम, जीवाश्म, कोयला, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जा सकते हैं। कोयला क्या है? तो कोयला खाना बनाने हेतु उपयोग में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोक, यह एक कठोर संरंध्र वाला काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके सभी पॉइंट को देखेंगे। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? तो 200। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग में जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है।
आजकल पक्की सड़कों का निर्माण भी किससे हो रहा है? तो कोल तार से हो रहा है। अब कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। आगे है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 ईस्वी में, न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका प्रयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। आगे है पेट्रोलियम। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल काला गाढ़ा होता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के शिंपेंदे में जाकर फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक दिए जाते हैं। वो ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को किस में बदल दिया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में बदल दिया। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव होता है और इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्मी ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित सीएनजी के रूप में भंडारित किया गया है। सीएनजी का उपयोग हम किस में करते हैं? तो ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। आजकल गाड़ियों में भी सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। और सीएनजी क्या है? तो सबसे कम प्रदूषणकारी है। आगे है दहन। तो दहन रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है। जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम इत्यादि। दहन के प्रकार यहाँ से क्वेश्चन कब आएंगे, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट। फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में क्या होते हैं? जल उठते हैं।
माचिस की जो बनती है, माचिस की तीली किससे बनती है? तो लाल फास्फोरस से बनती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और इस प्रकार दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। ज्वाला क्या है? तो ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव है। यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी दहन क्रियाओं में दिखता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार की फूंकने से ज्वाला की सबसे बाहरी भाग उस पर फूंकते हैं। ईंधन क्षमता 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीयमान कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जितना केमिस्ट्री पढ़े हैं उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। प्राकृतिक घटनाएं और संसाधन, नेचुरल फिनोमेना एंड रिसोर्स। यहाँ से किसी भी पॉइंट को स्किप ही नहीं करना है। देखते हैं, तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तिन ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश या ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। अब देखते हैं संश्लिष्ट तंतु। पिछले 100 वर्षों से लगभग 100 वर्षों से रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसको बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयान रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया और रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। अगर कहेगा मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है तो रेयान है, या कृत्रिम रेशा किसे कहेगा तो रेयान है। यह रेशम सबसे सस्ता होता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? तो बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। उसके बाद बिस्तर की चादरें अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। दूसरा है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया।
यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो कहेगा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। अब प्रथम निर्मित रेशा कौन सा है? तो प्रथम निर्मित रेशा कहेगा तो रेयान है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होते हैं, मजबूत ज़्यादा होता है। इसके बाद पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। पॉलीएस्टर क्या है? एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल उठता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो लोकप्रिय पॉलीएस्टर क्या है? तो टेरिलीन है। पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग बोतलों, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य वस्तुओं से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। पॉलीएस्टर पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवल, टेरिकॉट आदि नामों से इसको क्या किया जाता है? बेचे जाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे है प्लास्टिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? तो बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रखी होती है तो अन्य में यह तिर्यक बंध यानी क्रॉस बंध होती है। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन यानी थैलियों बनाने के काम आता है। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। थर्मोप्लास्टिक क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक को चेंज कर सकते हो, मुड़ जाता है, बार बार चेंजेबल होता है। और एक होता है पॉलीथीन यानी पीवीसी जिसको हम थर्मोप्लास्टिक कह के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों बड़े पैमानों पर निर्माण हेतु किया जाता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको एक बार सांचे में ढाल दिए तो वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे इसको याद कर सकते हो, थर्मोप्लास्टिक को अपना मित्र मान लेना जो बदलते रहते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट हो गया तो फिर उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। यानी अपनी पत्नी, जैसे पत्नी होती है एक बार अगर शादी हो गया तो फिर ज़िंदगी भर वही रहती हैं, उसी प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार जिस भी चीज़ में ढाल दिया जाता है वैसे ही रहता है, फिर वो कभी बदलता नहीं है। जैसे उदाहरण इसका यही पूछा जाता है कौन कौन सा है, तो बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थों आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन एक उपयोगी बहुउपयोगी क्या है? पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की क्षमता इसमें अधिक रहती है। यह फर्श, टाइल, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में किया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं।
प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के ढेरों से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे से बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्र पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। आगे है पादप तंतु, जैसे रुई है। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। कपास बालों से कपास को हस्त चैन द्वारा अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आगे जूट। जूट पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती कब की जाती है तो वर्षा ऋतु में। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाए जाते हैं। आगे है जांतव रेशे या जंतु रेशे। भेड़ बकरी या अन्य जानवर से भी ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त करने वाले जंतु के शरीर बालों से क्या होते हैं, ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। ऊष्मा की कुचालक है। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है, अंगोरा ऊन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किससे प्राप्त होती है तो बकरी से। और पश्मीना किससे होती है तो, और इनसे जो है पश्मीना शालें बनाई जाती हैं। ऊँट के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रेशम वाला है। रेशम सिल्क के रेशे जांतव रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को क्या करते हैं, बनाते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिन्हें लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा होता है। क्या होता है, प्यूपा या कोशित कहलाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। ये सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट से कोकून प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके
रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़े अंडे देती है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों को बड़ी ढेरों का उपयोग किया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनमें धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। आगे है पृथक्करण की विधियां। पहली विधियां है थ्रेशिंग। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कड़ों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कड़ों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग के कार्य बलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के कड़ों अन्य कड़ों को डंडियों से पीटकर पृथक करने की थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। एक होता है निष्पावन। निष्पावन उपयोग क्या है? तो निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु को झोंकों द्वारा मिश्रण से हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्पंदन क्या है? तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादन मिश्रण बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जब चाय को एक छन्नी में डालते हैं, चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं। यह प्रक्रिया निस्पंदन यानी फिल्टर करना कहलाते हैं। यह सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रण पृथक करने में भी किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। वाष्पन क्या है? तो पानी का गर्म हो जाना और वाष्प की क्रिया से द्वारा बादल का निर्माण होना, पुनः वर्षा होना, पुनः गर्म होना, यही प्रक्रिया चलती रहती, इसे हम वाष्पन कहते हैं। जल, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है और अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में स्थित हैं। पौधों द्वारा जल की क्षति। 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधों में यहाँ से भी पॉइंट बनता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है? तो उसने पता लगा कि क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियों में भरे जल के बराबर हैं। आगे देखते हैं। अब इसमें जो है नाइट्रोजन, ये देख लेते हैं। वायु किससे बनी है? तो वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। जलवाष्प क्या है? तो जब जल की बूंदें गर्म होकर छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है तो इसे जलवाष्प कहते हैं। ऑक्सीजन क्या है? अगर कहेगा सबसे ज्वलनशील गैस कौन सी होती है, तो ऑक्सीजन होती है। यह आग पकड़वाने में सहायता करती हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रदूषण भी है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। धूल तथा धुआं क्या है? तो ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। कचरे का निपटारा कैसे किया जाए? तो कचरे जैसा कचरा हो उस प्रकार से वैसे ही कचरा रखा जाए। जैसे बायोडिग्रेडेबल हो तो बायोडिग्रेडेबल में रखा जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखा जाए। वर्मी कंपोस्टिंग, यह केचुए वाली खाद होती है और वर्मी कंपोस्टिंग केचुए से खाद बनाई जाती है और केचुए की खाद को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। मौसम, जलवायु, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे तापमान कितने 37.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने तक दिन
और 6 महीने तक रातें होती हैं। और ध्रुवीय प्रदेशों में भालू, पेंगुइन वहाँ पे पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू के शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिसे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है और यह भूमध्य रेखा के क्षेत्र के आसपास होती है। इसमें वर्षावन में पाए जाने प्रमुख प्रकार में जंतुओं में बंदर, कपी, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीट ये सभी पाए जाते हैं। पवन गतिशील वायु पवन कहलाती है। चक्रवात का 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है और चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर होता है और इसका उच्च वेग की पठन 150 से 250 किलोमीटर प्रति हावर होता है। टॉर्नेडो क्या है? तो टॉर्नेडो डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी आकृति संरचना आकाश में पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति हावर की गति से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर बन सकते हैं। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो में छोटी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती हैं। चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात की चेतावनी 24 घंटे पहले दी जाती है। फसल। जब एक ही किस्म की पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है और वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक होती है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल ठंडी वाली फसल अक्टूबर से मार्च तक होती है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये रबी की फसल हैं। खरपतवार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खेत में कई अवांछित अन्य पौधे जो फसलों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं खरपतवार कहलाते हैं और इसको निराई द्वारा अलग कर देते हैं या फिर हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक रसायन आता है 2,4-D और यह छिड़काव करने से खरपतवार पौधे मर जाते हैं और परंतु फसल पर कोई हानि नहीं होती है।